सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम जो बात कर रहे थे संपत्ति अंतरण जो अधिनियम जो है उसके ऊपर, और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज ज्यादा समय न लेते हुए आइए चर्चा करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज। अनुयोज्य दावे क्या होते हैं, अनुयोज्य दावे के बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लो आपकी कोई चीज चोरी हो गई है, ठीक है, आपकी कोई चीज है वो चोरी हो जाती है, जैसे कि आपकी कार या आपकी मेज में, ठीक है, भाई चोरी हो गई। आप पुलिस के पास जाओगे या खुद जाकर उसे वापस छीन लोगे? अगर आपको पता है तो वापस छीन लोगे, या आप पुलिस के पास जाओगे, क्योंकि वह चीज क्या है भाई, दिखती है भाई। अब कार जो है वो दिखती है, मेज जो चोरी हुई वो दिखती है, तो ये क्या है, मूर्त संपत्तियां हैं। उस पर आपका क्या था, कब्जा था भाई, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, बस कागज पर या वादे पर टिकी होती हैं। उन्हें ही कानून में क्या बोलते हैं भाई, अनुयोज्य दावे कहते हैं भाई, ठीक है। तो जो चीज हमको दिखाई नहीं देती वो क्या है, हमारे दावे हैं, ठीक है, हमारे अधिकार हैं, ठीक है, बस कागज पर या वादे पर टिके होते हैं, ठीक है। उन्हें ही कानून में क्या बोलते हैं भाई, अनुयोज्य दावे कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है अनुयोज्य दावे क्या होते हैं भाई। तो जो हमारी संपत्ति हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो कागज पर या दावे पर टिकी होती है, उन्हें कानून में हम क्या बोलते हैं भाई, अनुयोज्य दावे कहते हैं भाई, ठीक है। अब इसकी परिभाषा एक बार और देखते हैं। अनुयोज्य दावा क्या होता है भाई? यह एक ऐसा अधिकार या दावा है जिसे आप सीधे हाथ से पकड़कर नहीं ले सकते। इसे पाने के लिए आपको क्या है, न्यायालय में जाना ही पड़ेगा और मुकदमा लड़ना ही पड़ेगा भाई। बिना कोर्ट जाए आप इसे जबरदस्ती वसूल नहीं सकते भाई। आपसे समझौता हो जाए तो बात अलग है, नहीं आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुयोज्य दावा बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के तहत इसके मुख्य रूप दो चीजें आती हैं भाई। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 जो क्या है, किसके बारे में भी बताती है, अनुयोज्य दावों के बारे में भी बताती है, के तहत इसमें मुख्य रूप से दो चीजें आती हैं भाई, ठीक है भाई। पहली चीज कौन सी है, अप्रतिभूत ऋण भाई। अब ये क्या होता है, यानी ऐसा उधार दिया हुआ पैसा जिसके बदले आपने कोई गारंटी नहीं रखी, ठीक है। तो एक तो आती है अप्रतिभूति, यानी कि आपने सामने वाले को पैसे दिए लेकिन उसकी प्रतिभूति नहीं रखी है आपने, तो बिना गारंटी के क्या आपने ऋण दे दिया, ठीक है। इसे बोलते हैं अप्रतिभूति ऋण। उदाहरण, आपने अपने दोस्त को 50,000 रुपए दिए भाई उधार, ठीक है। उसने कोई लिखित एग्रीमेंट तो किया, लेकिन अपनी गाड़ी या घर क्या है आपके पास गिरवी नहीं रखा भाई, ठीक है भाई। उसने लिखित एग्रीमेंट तो कर दिया लेकिन आपके पास कोई वस्तु गिरवी नहीं रखी भाई उसने। अब अगर वह पैसा नहीं लौटाता तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, कोर्ट में जाकर मुकदमा करना। यही 50,000 का आपका हक क्या बोलता है भाई, अनुयोज्य दावा है भाई, ठीक है। और अप्रतिभूति ऋण है भाई, ठीक है भाई। नोट, अगर आपने सोना या जमीन गिरवी रखकर लोन दिया होता तो वो भी अनुयोज्य दावा नहीं होता भाई, तो वह अनुयोज्य दावा नहीं होता, क्योंकि आपके पास पहले से ही उसकी संपत्ति पर कब्जा या हक है भाई, ठीक है।
अगर आपने कोई वस्तु गिरवी रख के उसको लोन दिया होता तो वो अनुयोज्य दावा नहीं होता, क्योंकि आपके पास पहले से ही क्या है, संपत्ति पर कब्जा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा या हक है। तो एक बात देखिए हमने, अनुयोज्य दावे में कौन सी, अप्रतिभूत ऋण। दूसरा देखा चल संपत्ति में लाभ प्रदेहित क्या है। बात नंबर 2, कोई ऐसी जो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फसल सामान जो इस वक्त आपके कब्जे में नहीं है लेकिन उस पर आपका कानूनी हक है भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं अचल संपत्ति में लाभ प्रदेहित भाई को। तो को मूवेबल जो चल संपत्ति जो है, जैसे फसल होगा, कोई सामान होगा जो इस वक्त क्या है आपके कब्जे में तो नहीं है लेकिन उस पर आपका कानूनी हक है। उदाहरण देखते हैं, आपने एक व्यापारी से 100 बोरी गेहूं खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया भाई, ठीक है भाई, कर लिया और पैसे दे दिए भाई, पैसे भी दे दिए, गेहूं अभी व्यापारी के गोदाम में है। अगर वो गेहूं देने से मना करे तो आप कोर्ट जाकर उस गेहूं पर अपना हक मांग सकते हैं। ये बोलते हैं चल संपत्ति में लाभ प्रदेहित है आपका, ठीक है। तो ये दो प्रकार, दो यानी कि दो चीजें आती हैं किसमें, जो अनुयोज्य दावा जो होता है इसमें। आगे हम चर्चा करते हैं। साल 1900 में संशोधन की कहानी क्या हुई थी भाई, ठीक है। 1900 से पहले अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का जमाना, कानून बहुत उलझा हुआ था। ये हर तरह के दावे को अनुयोज्य दावे मान लिया जाता था, चाहे लोन के बदले जमीन गिरवी रखनी हो या न रखी हो, ठीक है, सभी दावे क्या मान लिए जाते थे, अनुयोज्य दावे मान लिए जाते थे। या फिर नुकसान का हर्जाना तय न हुआ हो। इससे अदालत में बहुत भ्रम पैदा होता था, क्योंकि सभी दावों को क्या मानते थे भाई, अनुयोज्य दावे मानते थे, तो इसमें भ्रम पैदा तो होना ही था। 1900 का बदलाव भाई, कानून में सुधार करके परिभाषा को बिल्कुल साफ और सीमित कर दिया गया। 1900 में बदलाव कर दिया, सन 1900 में। अब यह तय कर दिया गया कि बंधक रखा हुआ लोन इसमें नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा, अनुयोज्य में नहीं आएगा, यानी कि गिरवी में जो भी वस्तु रखी गई है वो अनुयोज्य दावे में नहीं आएगी, ठीक है। केवल निश्चित रकम या वे वो चल संपत्ति जो आपके कब्जे में नहीं है वही इसमें क्या होगी भाई, आएगी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को गिरवी रख के उसको लोन देते हैं तो अनुयोज्य दावे में नहीं आएगा, ठीक है। ये 1900 में बदलाव कर दिया था। अनुयोज्य दावा क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के तहत अनुयोज्य दावा आपकी एक ऐसी संपत्ति या हक है जो आपके हाथ में नहीं है बल्कि कागज या वादे पर टिका है, ठीक है भाई। इसे पाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, न्यायालय में जाकर मुकदमा लड़ना, ठीक है। तो अनुयोज्य दावे के खिलाफ जो आपके पास तो संपत्ति है ही नहीं, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कागज पर या वादा जो है वादे पर टिका होता है भाई, ठीक है। जैसे आपने किसी को लोन दे दिया, उसने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, और अगर आपने लोन के बदले कोई संपत्ति रख रही है तो वो अनुयोज्य दावे में नहीं आएगी भाई। इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एफकॉन टाई अप प्रा लिमिटेड बनाम वेस्ट बंगाल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के मामले में साफ कहा था भाई। क्या कहा था कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, कि यह एक ऐसी व्यक्तिगत अमूर्त संपत्ति है भाई, कि क्या है, ये एक व्यक्तिगत अमूर्त संपत्ति है जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, ठीक है, फिजिकल शरीर नहीं है जिसका कोई, ठीक है। जैसे आपके हाथ में रखी कार या मोबाइल को आप छू सकते हैं, कब्जाधीन है वस्तु है भाई वो आपके पास, वैसे आप इस दावे को छू नहीं सकते, यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो अंत्योज्य जो दावा जो है वो एक कानूनी अधिकार है, इसे आप छू नहीं सकते, अमूर्त संपत्ति है। कानून के अनुसार इसमें मुख्य रूप से दो चीजें शामिल होती है, हमने देख लिया दो चीजें कौन कौन सी शामिल हो रही थी।
एक तो अप्रतिभूत धन और एक प्रतिभूत ऋण भाई। ठीक है, अप्रतिभूत धन ऋण भाई, लोन या उधार दो तरह के होते हैं, प्रतिभूत और अप्रतिभूत। अनुयोज्य दावा होने के लिए ऋण का अप्रतिभूत होना जरूरी है भाई। ठीक है, तो अनुयोज्य दावा होने के लिए ऋण का क्या है, अप्रतिभूत दावा, अप्रतिभूत होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपके पास जिसको आपने ऋण दिया है उसकी कोई भी प्रतिभूति यानी कि कोई भी वस्तु आपके पास गिरवी नहीं है भाई। तो अनुयोज्य दावा होने के लिए अप्रतिभूत होना जरूरी है। प्रतिभूत ऋण क्या है, जो अनुयोज्य दावा नहीं है भाई। प्रतिभूत का मतलब है अगर सामने वाले को आपने ऋण दिया और उसकी प्रतिभूति आपने रख ली गारंटी के तौर पे, तो वो अनुयोज्य दावा नहीं है भाई। जब कोई व्यक्ति उधार लेते समय अपनी कोई संपत्ति गारंटी के तौर पर रख देता है, ठीक है, तो वो क्या है भाई, प्रतिभूति ऋण है। अगर उसने अपनी जमीन या मकान गारंटी में रखा है तो उसे बंधक कहते हैं भाई। ठीक है, अगर उसने सोना या कोई चल संपत्ति गारंटी में रखी है तो उसे क्या कहते हैं भाई, गिरवी या रेहन कहते हैं भाई। ठीक है, ऐसे मामले में ऋणदाता सुरक्षित होता है, जिसने ऋण दिया वो सुरक्षित है क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे की वस्तु है। अगर ऋणी पैसा न चुकाए तो ऋणदाता उस गिरवी रखी चीज को बेचकर अपना पैसा निकाल सकता है। ठीक है, इसलिए इसे कानून अनुयोज्य दावा नहीं मानता। ठीक है, यानी कि जो वस्तु जो है जो गिरवी रखी उसको बेचकर अपना ऋण निकाल लेगा, लेकिन अगर कोई चीज ही नहीं रखी है तो वो कैसे निकालेगा, फिर तो एक ही रास्ता है, कोर्ट के पास जाओगे। अप्रतिभूति ऋण भाई क्या होता है भाई, जो अनुयोज्य दावा है भाई। अप्रतिभूति का मतलब है कि सामने वाले की कोई भी वस्तु हमारे पास ऋण के बदले में नहीं है। इसमें पैसे देते समय कोई गारंटी, सोना या जमीन गिरवी नहीं रखी जाती। ऋणी केवल एक वचन पत्र यानी कि रुका लिख कर देता है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए उसने पैसे नहीं लौटाए, क्योंकि आपके पास उसकी कोई संपत्ति गिरवी नहीं है जिसे आप बेच सके, इसलिए आपके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, कोर्ट जाना और मुकदमा करना भाई। यही कारण है कि इस तरह के बिना गारंटी वाले लोन को क्या कहते हैं भाई, अनुयोज्य दावा कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है भाई, यहां ऋण का मतलब सिर्फ सीधे तौर पर दिया गया उधार ही नहीं है। ठीक है, कानून कहता है कि हर वह निश्चित धनराशि जिसे पाने का आपका हक बनता है वह ऋण है भाई। उदाहरण के लिए यदि आपके किराएदार ने पिछले कुछ महीनों का किराया नहीं दिया तो किराएदार के अवशेषों का दावा भी एक क्या है भाई, अनुयोज्य दावा है। ठीक है, क्योंकि वह एक निश्चित रकम है जो आपको मिलनी चाहिए भाई, और उसके बदले कोई गारंटी क्या है आपके पास नहीं है। यह ऋण वर्तमान में तुरंत चुकाने योग्य हो सकता है या भविष्य में मिलने वाला या किसी शर्त पर टिका भी हो सकता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं चल संपत्ति में लाभप्रद हित क्या है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी चल संपत्ति जैसे अनाज हो गया, सामान हो गया, लकड़ी हो गई, कोई भी चल संपत्ति इसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं जिस पर कानूनी रूप से आपका हक है, लेकिन वह इस समय आपके कब्जे में नहीं, यानी कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, जिसका क्या है कानूनी रूप से, जो चल संपत्ति जिसका कानूनी रूप से आपका उसके ऊपर हक है, लेकिन वो वर्तमान समय में आपके कब्जे में नहीं है, वह किसी और के पास रखी है, तो उसको क्या बोलते हैं, चल संपत्ति में लाभप्रद हित भाई। ठीक है, उदाहरण से समझिए, आपने एक थोक व्यापारी से 50 बोरी चीनी खरीदने का सौदा किया भाई। ठीक है भाई, और उसे पैसे एडवांस दे दिए भाई।
चीनी अभी व्यापारी के गोदाम में रखी है, यानी आपके कब्जे में नहीं है। यहाँ चीनी चल संपत्ति में आपका क्या है, लाभप्रद हित है, पैदा हो गया अभी लाभप्रद हित, क्योंकि आपने पैसा दे दिया है और आपके पास कब्जा नहीं आया। अगर वह व्यापारी आपको चीनी देने से मना कर देता है तो आप उस चीनी को पाने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। चीनी पर आपका यही दावा अनियोज्य दावा कहलाता है। ठीक है, एक तो होगा, नहीं तो आपने कोई गिरवी में वो वस्तु रखी है, ठीक है, और शर्त क्या और वो वचन पत्र के आधार पे किसी को ऋण दे दिया है, ठीक है, वो क्या है, प्रतिभूति नहीं है आपके पास, वो भी क्या है, अनियोज्य दावा। दूसरा दावा क्या है, चल संपत्ति में लाभप्रद का हित, ठीक है, आपने पैसे दे दिए लेकिन कब्जा आपको नहीं मिला है, तो वो अनियोज्य का दावा कहलाता है। कानून कहता है कि यह ऋण यानी कि उधार या बकाया पैसा समय और शिष्टि के हिसाब से 3 प्रकार का हो सकता है। कानून कहता है कि ये जो उधार दिया है या जो बकाया पैसा है वो समय और परिस्थिति जो शिष्टि जो उस समय की उसके हिसाब से 3 प्रकार का हो सकता है। कौन सा हो सकता है? विद्वान ऋण भाई, जो पैसा अभी तुरंत मिलने योग्य है भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं विद्वान ऋण भाई। यह वह पैसा या ऋण है जो बीत चुके समय का है, ठीक है, ये वो पैसा है जो बीत चुके समय का है या ऋण है, उसकी तारीख आ चुकी है भाई, और वह आज की तारीख में आपके हाथ में आ जाना चाहिए था भाई, ठीक है, लेकिन नहीं आया। सरल शब्दों में जो पैसा बकाया हो चुका है और जिसे आप आज ही सामने वाले से मांग सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, वेतन का बकाया। मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और आपकी मार्च और अप्रैल महीने की सैलरी अभी तक मालिक ने नहीं दी है। मार्च और अप्रैल की सैलरी दी नहीं है, मई का महीना चल रहा है, तो वह मार्च अप्रैल की सैलरी आपके लिए क्या है, विद्वान ऋण है, क्योंकि वह समय बीत चुका है और मालिक को वह पैसा आपको आज ही दे देना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विद्वान ऋण। उदाहरण दूसरा देखते हैं, भरण पोषण का, मेंटेनेंस का। कोर्ट ने किसी महिला के लिए हर महीने का खर्चा तय किया था, लेकिन पिछले 3 महीने से पति ने 1 भी रुपया नहीं दिया, तो वह पिछले 3 महीने का बकाया पैसा क्या है भाई, विद्वान ऋण है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं भैया, उद्भूत होने वाला ऋण भाई, ठीक है, उद्भूत होने वाला ऋण के बारे में अब चर्चा करते हैं। ऐसा पैसा पक्का हो चुका है, बस तारीख आनी बाकी है। पैसा तो पक्का होगा, जबान होगी, इतने पैसे मिलने, लेकिन तारीख आनी बाकी है। यह वह पैसा है जो कानूनी रूप से आपका बन तो चुका है, हो गया है, लेकिन उसका भुगतान एक तय भविष्य की तारीख पर ही होगा, ठीक है, यानी आप उसे आज जबरदस्ती नहीं मांग सकते, आपको उस तारीख का इंतजार करना होगा। ये देखते हैं, इसको बोलते हैं उद्भूत होने वाला ऋण। कमाई या हक आज हो गया है, लेकिन जेब में पैसा आने की तारीख आगे की है। उदाहरण देखते हैं, चल रहे महीने की सैलरी, आप पूरे मई के महीने में नौकरी कर रहे हैं। 20 मई तक आपने जो काम किया उसका पैसा ऋण यानी कि आपके नाम पर उद्भूत यानी बनना शुरू हो गया भाई, लेकिन मालिक वह पैसा आपको अगले महीने की 7 तारीख को ही देगा, तो 7 तारीख से पहले तक वह पैसा उद्भूत होने वाला ऋण है, हक बन चुका है, पर भुगतान भविष्य में होगा, ठीक है। जैसे 20 तारीख तक आपने नौकरी की, तो वो होनी तो 1 तारीख को है, सैलरी तो 1 को मिलेगी, तो क्या है, हक आपका बन चुका है, इसको उद्भूत ऋण बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं, तय तारीख का वादा। कै ने ख से वादा किया कि वह हर महीने की 5 तारीख को 100 रुपए का
जेब खर्च देगा भाई। ठीक है भाई। अब महीना शुरू होते ही वह हक बनना शुरू हो जाता है, लेकिन ख उस पैसे को 5 तारीख से पहले नहीं मांग सकता। 5 तारीख से पहले वह उद्भूत होने वाला ऋण कहलाएगा। ठीक है। बात नंबर 3, सशर्त अथवा समाश्रित ऋण क्या है? शर्त होगी इसमें सशर्त में, और समाश्रित ऋण क्या है? पैसा तब मिलेगा जब ऐसा होगा। ठीक है। यानी कि सशर्त यानी कि शर्त के आधार पे पैसा मिलेगा। ठीक है। शर्त पूरी हो गई तो पैसा मिल जाएगा। यहां पैसा मिलना पक्का नहीं होता। पैसा मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में कोई शर्त पूरी होगी या कोई अनिश्चित घटना घटेगी। निश्चित नहीं है, अनिश्चित घटना। अगर वह काम हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं, इसे 2 भागों से समझते हैं। सशर्त ऋण भाई, जहां पैसा मिलने के लिए किसी को कोई काम पूरा करना पड़ता है भाई। उदाहरण देखते हैं। कै ने ख से कहा, अगर तुम 1 साल के अंदर गै से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। अब ख का वह 1000 रुपये पर दावा तब तक सशर्त है जब तक वह शादी नहीं कर लेता। ठीक है। शादी करते ही वह दावा पक्का हो जाएगा। ठीक है। और क को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। समाश्रित शर्त, जहां पैसा मिलना किसी ऐसी घटना पर टिका हो जो हमारे हाथ में नहीं है। वह घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती भाई। ये देखते हैं भाई। उदाहरण, कै ने ख से वादा किया, अगर तुम्हारे घर पहली संतान बेटा यानी ये पुत्र होता है तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो हो सकता पुत्र होए नहीं, लड़की हो जाए। तो ये समाश्रित ऋण है। अब बेटा होना या न होना एक अनिश्चित भविष्य की घटना है, इसलिए जब तक बच्चा नहीं होता तब तक ख का यह दावा समाश्रित रहेगा। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। तो ये शर्त, सशर्त एवं समाश्रित यानी कि पैसा तब मिलेगा जब ऐसा होगा। ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे बात करते हैं। अनियोज्य दावा बनने की 3 शर्तें होती हैं भाई। ठीक है। तो अनियोज्य दावा हम कब कर सकते हैं? तो इसकी 3 शर्तें होती हैं। अगर आपको किसी चल संपत्ति जैसे गाड़ी, अनाज, पैसा, सामान आदि पर अपना दावा ठोकना है तो ये 3 बातें होना जरूरी है। कौन कौन सी होंगी 3 बातें? शर्त कै, सामान चल संपत्ति हो गई, वह चीज जमीन या मकान जैसे अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है। तो चल संपत्ति होनी चाहिए। गाड़ी, अनाज, किताब जैसे हिलने डुलने वाली चीज होनी चाहिए भाई अनियोज्य दावे के लिए। बात नंबर 1 हो गई। बात नंबर 2, सामान किसी और के पास हो, यानी कि कब्जा आपके पास नहीं होना चाहिए। वह सामान फिलहाल आपके हाथ में या आपके घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी दूसरे इंसान के कब्जे में होना चाहिए, तब आप अनियोज्य दावा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, आपका कानूनी हक। कोर्ट इस बात को माने कि उस सामान पर असली हक यानी कि कब्जा पाने का अधिकार आपका ही है। सीधी बात, चीज चल संपत्ति हो, वो किसी और के पास रखी हो और कानूनन उसे वापस पाने का हक आपके पास हो, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? अनियोज्य दावा कर सकते हैं। और अनियोज्य दावे की ये 3 शर्तें होती हैं। आपके 3 उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, यह अनियोज्य दावा है। कहानी, कै ने ख को 50 बोरी गेहूं बेच दी भाई। गेहूं अभी भी किसके पास है? कै के पास है। कै के गोदाम में ही रखा। मामला कहां पे बिगड़ा? ख ने पैसे दे दिए। ख ने गेहूं खरीद लिया
इसीलिए उस गेहूं पर असली हक ख का हो गया। लेकिन गेहूं रखा किसके पास है? क के पास। अब ख के पास यह कानूनी अधिकार है कि वह कोर्ट जाकर क के गोदाम से अपना गेहूं ले सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। यह अनुयोज्य दावा नहीं है। कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है? आइए देखते हैं। क के गोदाम में 50 बोरी गेहूं रखा है। क ने वो गेहूं ख को बेचा ही नहीं है, तो गेहूं बेचा ही नहीं है, गोदाम में रखा है। या उनके बीच की डील अधूरी अवैध है। तो डील कैसे हो गई? डील अवैध कैसे होगी? 2000 रुपये क्या मांग रहा था और जो ख जो है वो दे रहा था 1800 रुपये, तो डील अवैध हो गई, अवैध डील पूरी नहीं। फिर भी ख जबरदस्ती दावा कर रहा है कि गेहूं मेरा है, तो ये क्या है? अनुयोज्य दावा नहीं होगा। मतलब चूंकि डील हुई ही नहीं है, इसलिए क का उस गेहूं पर कोई कानूनी हक नहीं बनता। जब हक ही नहीं बनता तो कैसा दावा? कोर्ट इसे भाव नहीं देगा। ठीक है, आगे चर्चा। उदाहरण नंबर 3, यह भी अनुयोज्य दावा नहीं है। क के पास कुछ आती है। ठीक है भाई, क के पास कुछ आती है। वो हाथी घूमते घूमते क की ही किसी खाली जमीन या जाल में फंस गई। ठीक है भाई, क के जाल में फंस गई या किसी जमीन में फंस गई। क को इस बात का पता नहीं है भाई, और क को इस बात का पता नहीं है कि वो वहां पे फंस गई। ठीक है, अब क्या होगा? कानून कहता है कि चूंकि जमीन क की है तो उस पर फंसे हाथी भी पहले से ही क के ही कब्जे में माने जाएंगे। ठीक है, जब चीज पहले से ही आपकी ही प्रॉपर्टी में है और आपके कब्जे में मानी जा रही है, तो आप खुद के खिलाफ कोर्ट थोड़ी ही जाओगे। ठीक है, तो आप खुद के खिलाफ कोर्ट कैसे जाओगे? चलो, इसीलिए यहां भी अनुयोज्य का दावा नहीं बनता, क्योंकि सामान किसी दूसरे के कब्जे में होना जरूरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हैं। स्किल लोटो सॉल्यूशन बनाम भारत सरकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपल बात कही थी इस मामले में। क्या बात कही थी? अगर किसी कानून में अनुयोज्य दावे को माल की परिभाषा में शामिल किया गया है, यानी कि जो कानून जो है, किसी कानून में अनुयोज्य जो दावा जो है, कानून में अनुयोज्य दावे को माल की परिभाषा में शामिल किया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत या गैर कानूनी या संविधान के खिलाफ नहीं है। जैसे जीएसटी कानून में लॉटरी, बेटिंग आदि को माल मानकर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जो लॉटरी होती है और बेटिंग जो है, इसको क्या मान के? माल मान के टैक्स लगाया जाता है इसमें। अनुयोज्य दावा क्या होता है ये हमने देख लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्किल लाटो सॉल्यूशन बनाम भारत सरकार के केस में एक बात कही थी कि अगर किसी कानून में अनुयोज्य दावे को माल की परिभाषा में शामिल किया जाता है, तो उसमें कुछ भी गलत, गैर कानूनी या संविधान के खिलाफ नहीं है। जैसे जीएसटी कानून में लॉटरी, बेटिंग आदि को माल मानकर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अनुयोज्य दावा के बारे में हमने देख लिया। अंतरण, क्या इस दावे को किसी और को ट्रांसफर या बेचा या दिया जा सकता है? तो जो अनुयोज्य दावा जो है, तो क्या इस दावे को किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, बेचा जा सकता है या दिया जा सकता है? उदाहरण, ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें कानूनन अनुयोजन दावा माना गया है? ठीक है, आइए देखते हैं। अनुयोजन दावा का अंतरण, ट्रांसफर। कानून कहता है कि भले ही यह कोई छूने वाली चीज जैसे गाड़ी या मोबाइल नहीं है, बल्कि एक अमूर्त संपत्ति है, यानी एक ऐसा हक है जिसे आप सिर्फ कागज पर देख सकते हैं। यह आपकी एक संपत्ति है। ठीक है,
इसलिए आप इस हक को किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी बेच या दे सकते हैं भाई। ठीक है भाई, हम बेच भी सकते हैं इसको और किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एक ये हक है दावा। इसके सारे नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 8 में दिए गए हैं। तो जब 8 चैप्टर को पढ़ेंगे हम, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर रमेश ने सुरेश से 10,000 लेने हैं, तो रमेश सुरेश से पैसे वसूलने का यह हक यानी कि दावा तीसरे बंदे यानी कि महेश को ट्रांसफर कर सकता है कि अब तुम सुरेश से पैसे ले लेना। ठीक है, हम कई बार नहीं करते, जैसे हमारे कोई 10,000 रुपये मांग रहा है, ठीक है, और हम किसी तीसरी पार्टी के 10,000 रुपये मांग रहे हैं, तो जो हमारे मांग रहा है हम उसको बोलते हैं कि तुम उससे ले लेना। ठीक है, और उसकी दोनों की बात करवा देते हैं, हाँ भाई मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो हक जो है अनुयोज्य का हक, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं अनुयोज्य दावों के 11 आसान उदाहरण है। ठीक है, तो अनुयोज्य जो दावे होते हैं इसके 11 बिंदु हैं, आसान उदाहरण हैं, उनको हम देखते हैं। उन्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से समझते हैं कि ये कोर्ट जाने लायक दावे क्यों हैं भाई। आइए भाई, किराए के अवशेष के लिए दावा। ठीक है भाई, अगर आपके किराएदार ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया है तो आप किराया लेंगे, तो वह बकाया राशि किराया वसूलने का आपका हक है। ठीक है, सीधी बात है, एक पॉइंट हो गया। अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा तो आपका हक है किराया लेने का 3 महीने का। बात नंबर 2, बीमा पॉलिसी का पैसा। एलआईसी या किसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी मैच्योर होने पर या एक्सीडेंट होने पर कंपनी से क्लेम का पैसा मांगने का हक है आपका। अगर बीमा पॉलिसी है वो पूरी हो गई तो आपका हक है पैसे दो भी हमारे, या अगर बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप क्लेम कर सकते हैं। बात नंबर 3 भाई, बयाने की वापसी। भाई आपने कोई जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए एडवांस यानी कि बयाना दिया था, लेकिन डील कैंसिल हो गई भाई। अब वो एडवांस पैसा वापस मांगने का आपका क्या है, हक है भाई। पैसे वापस दे दे भाई मेरे, जब डील ही कैंसिल हो गई तो पैसे वापस दे दे। ठीक है भाई, मांग सकते हैं। विक्रय निरस्त होने पर क्रय धन भाई। ठीक है, विक्रय निरस्त होने पर क्रय धन। आपने कोई सामान खरीदा और पैसे दे दिए। ठीक है, हमने कोई सामान खरीदा और पैसे दे दिए, लेकिन बाद में वो बिक्री रद्द हो गई भाई। अब अपना दिया हुआ पैसा वापस पाने का क्या है, आपका हक है भाई। ठीक है, बात नंबर 5 भाई, पार्टनरशिप फर्म बंद होने पर हिसाब का हक भाई। 2-3 दोस्तों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, अब वो बिजनेस बंद हो रहा है, तो अपना हिस्सा और हिसाब किताब मांगने के लिए कोर्ट जाने का पार्टनर का हक है भाई। ठीक है, मेरा हिसाब करो भाई। मुस्लिम स्त्री का मेहर का दावा भाई। ठीक है, मुस्लिम कानून के तहत शादी के समय या बाद में पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली मेहर की रकम अगर नहीं मिली है तो उसे वसूलने का पत्नी का क्या है, पूरा हक है। वो मांगेगी मेरे पैसे दो। ठीक है, उसका हक है। माल खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट, आपने किसी से 100 रुपए किलो के भाव में 500 किलो चीनी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया भाई। ठीक है, आपने कर लिया, बाजार में रेट 120 हो गया भाई। ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट से जो आपको 20 रुपए का मुनाफा होने वाला था, उस मुनाफे पर आपका दावा है भाई। ठीक है, कि मैंने तो पहले खरीदा था जब 100 का था और अब कितने का हो गया, अब 120 का हो गया, तो माल खरीद रखा है। ठीक है, मुनाफा दो भाई। व्यापार की आय भाई, पाने का अधिकार।
किसी बिजनेस से होने वाली कमाई या प्रॉफिट में आपका कानूनी हिस्सा मांगने का हक है भैया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र का कर्ज। ए ने वैसे लिखकर 10,000 का लोन लिया भाई कि 10,000 रुपये दे दो, मैं लिख कर दे रहा हूं। अब बै का ऐसे वो 10,000 वापस मांगने का हक है। लॉटरी में भाग लेने या जीतने का अधिकार। अगर आपने लॉटरी का टिकट खरीदा तो लॉटरी के ड्रा में शामिल होने और जीतने पर इनाम की रकम का दावा करने का हक है भैया आपका। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने शकील लोटो वाले केस में माल की तरह माना था भाई। ठीक है, अगर टैक्स दे रहे हैं जीएसटी के हिसाब से लॉटरी पर तो वो माल है, और माल है तो क्या है, हमारा हक है पैसा मांगने का। लॉटरी जीती है तो पैसे दो भाई, नाम दो। अग्रिम धन की वापसी भाई, किसी भी काम के लिए पहले से दिया गया एडवांस पैसा काम न होने पर वापस मांगने का हक है। कौन से दावे अनियोज्य दावे होते हैं भाई, आइए हम फिर से देखते हैं। जिन्हें कानूनन अनियोज्य दावे नहीं माना जाता, इसका मतलब है कि आप इन अधिकारों को संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत आसानी से किसी दूसरे को ट्रांसफर, बेच या गिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वे दावे जो अनियोज्य दावे नहीं माने जाते उनको आप क्या है, किसी दूसरे को ट्रांसफर या बेच नहीं सकते भाई। आइए देखते हैं ये 8 दावे अनियोज्य दावे क्यों नहीं है भाई। ठीक है, तो पहले देखे थे हमने अनियोज्य दावे कौन कौन से हैं, उनके 11 पॉइंट देखे थे। अब हम उनके बारे में बात करें जो अनियोज्य दावे नहीं है और वो क्यों नहीं है भाई। आइए भाई, पॉइंट नंबर 1, नुकसान या हर्जाना पाने का अधिकार। मामला, किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया भाई। ठीक है, तोड़ दिया, या आपके साथ कुछ गलत किया। ठीक है, यानी कि फ्रॉड का मामला है तो जिससे आपको नुकसान हुआ भाई। अब आप उस पर हर्जाने का केस करना चाहते हैं, क्यों नहीं भाई। यहां जो हर्जाने की रकम है वो तय नहीं है भाई। ठीक है, हर्जाने की रकम तय नहीं है, कोर्ट तय करेगा कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। जब तक कोर्ट रकम तय नहीं करता तब तक यह सिर्फ केस करने का अधिकार है, कोई निश्चित दावा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अनियोज्य दावा नहीं है। ठीक है, माल टूटा है, ठीक है, तो आपको कुछ गलत नुकसान हुआ है तो उसका अंदाजा क्या है, वो कोर्ट क्या करेगा, रकम तय करेगा, तो ये अनियोज्य दावा नहीं है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। मध्यवर्ती लाभ, मध्यवर्ती लाभ का दावा। मामला, किसी ने आपकी जमीन या मकान पर अवैध कब्जा कर रखा था। ठीक है भाई, और उससे कमाई जैसे खेती या किराया खा रहा था भाई। कब्जा कर रखा तो खेती जो हो रही थी वो भी क्या हो खा रहा था। आप उस अवैध कब्जे वाले से अपनी जमीन की कमाई का पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, कि जो तूने कमाया है वो दे दे, मेरा जमीन से जो तूने लाभ लिया है। ठीक है, आगे क्या होगा, क्यों नहीं है भैया ये अनियोज्य का दावा। कानून इसे सिर्फ एक हर्जाना मानता है भाई, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये भी निश्चित नहीं है। अब अनियोज्य में तो निश्चित होते हैं, कितने पैसे दिए थे वह पैसे वापस दे दे, इतने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वापस दे दे। ठीक है, जब तक कोर्ट इसे तय न कर दे इसे ट्रांसफर करने लायक दावा नहीं माना जाता। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट है रॉयल्टी, कॉपीराइट या पेटेंट। मामला, आपने कोई किताब लिखी भाई या कोई नई मशीन बनाई भाई। ठीक है भाई, क्यों नहीं है भाई अब ये अनियोज्य का दावा। पहली शर्त याद करो, चीज किसी दूसरे के कब्जे में होनी चाहिए। ये चीज दूसरे कब्जे में थोड़ी आपके पास है। लेकिन कॉपीराइट या पेटेंट तो पहले से ही कानूनी रूप से
आपके खुद के नाम और आपके पास ही सुरक्षित होते हैं। जब वो आपके ही पास है तो किसी और से छीनने का दावा कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये भी क्या है? अनुयोज्य का दावा नहीं है। कोर्ट की डिग्री या फैसला। मामला, ए ने ब से पैसे लेने थे, पहले ये अनुयोज्य का दावा था। ए कोर्ट गया और जज साहब ने ब के खिलाफ फैसला सुना दिया कि ब तुम ए को पैसे दो भाई। इसे कानून में डिग्री कहते हैं। ठीक है भाई, क्यों नहीं है भाई अब ये अनुयोज्य का दावा? जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाता है वह पुराना दावा खत्म हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे कोर्ट की डिग्री यानी कि फैसला आ गया तो पुराना दावा खत्म हो गया, अनुयोज्य का दावा खत्म हो गया। अब आपको पैसे वसूलने के लिए नया केस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उसी फैसले को लागू करवाना है। ठीक है, इसलिए डिग्री को अनुयोज्य दावा नहीं माना जाता। इसका ट्रांसफर सिविल प्रोसीजर कोड के नियमों से होता है। ठीक है, भावी भरण पोषण या भावी अज्ञाप्ति। मामला देखते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति पत्नी को हर महीने 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देगा। डिग्री पारित तो कर दी कोर्ट ने, तो डिग्री पारित होती है, अनुयोज्य का दावा नहीं हुआ। क्यों नहीं है भाई? अब जो पैसा भविष्य में यानी कि आगे आने वाले महीनों में मिलने वाला है वह एक व्यक्तिगत अधिकार है। पत्नी उस भविष्य के अधिकार को किसी तीसरे बंदे को बेच नहीं सकती। ठीक है, तो वो व्यक्तिगत अधिकार वो पत्नी को मिलेगा। ये नहीं कि पत्नी ऐसे बोल देगी मेरी माँ को दे दो, ऐसे नहीं होगा, नहीं हो सकती। कि लो अगले साल का 6,000 का हक तुम खरीद लो, 60,000 का हक तुम खरीद लो, कि अगले साल जो 60,000 मिलेंगे तुम ले लियो, ये तुम्हारे नाम कर दी। इसलिए यह अनुयोज्य का दावा नहीं है भाई। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। नंबर 6 और 7, बंधक या गिरवी रखी चीजों को वापस पाने का अधिकार। भाई मामला, भाई आपने अपना सोना बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया। ठीक है भाई, तो गिरवी रख दिया तो सीधी बात है, सोना रख रखा आपने, या अपना मकान बंधक रखकर लोन लिया। अब लोन चुकाकर आप अपनी संपत्ति वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों नहीं है अनुयोज्य का दावा? क्योंकि आपने अपनी चीज दे दी है। अपनी ही गिरवी रखी चीज को छुटाने का जो अधिकार होता है वह संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा होता है। इसे आप अलग से एक दावा बनाकर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और 8वां पॉइंट, वह चल संपत्ति जो आपके कब्जे में है। अगर आपके कब्जे में है तो वैसे ही अनुयोज्य का दावा नहीं होगा। पैराग्राफ की आखिरी लाइन में थोड़ा जो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, लेकिन इसका सही जो विधिक जो मतलब है, अगर कोई चल संपत्ति पहले से ही आपके सीधे कब्जे में है या आपकी ही देखरेख में है तो आप उस पर कब्जा पाने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही आपके किसमें है, हक में है। तो अनुयोज्य का दावा नहीं होगा। दावा हमेशा उसी चीज का होता है जो आपके पास नहीं है भाई। ठीक है, तो आज हमने अनुयोज्य का जो दावा जो है उसके बारे में चर्चा की। आशा आपको समझ में आया होगा किन आधारों पर अनुयोज्य का दावा हो सकता है, किन आधारों पर नहीं होता। तो आज के लिए ये छोटी सी क्लास आपके समक्ष में, और ऐसे ही हम जो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जीवन में बहुत काम आएगा, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक जहाँ से जरूर से जरूर आगे तक पहुँचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।